Was the FIFA 2026 वर्ल्ड कप वर्थ इट? आखिरी सीटी बच चुकी है, सेलिब्रेशंस भी हो चुकी हैं और जो फैंस हैं वो घर चले गए हैं। और अब आता है असल सवाल दैट एक्चुअली मैटर्स। क्या 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो एक इकोनॉमिक सक्सेस था? अब यहाँ पर कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्यों मुल्क जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं टू होस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो उसके बाद आप समझ लेंगे और जान लेंगे कि जो जदीद दौर की जियोपॉलिटिक्स है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। आखिरी सीटी बच चुकी है, सेलिब्रेशंस भी हो चुकी हैं और जो फैंस हैं वो घर चले गए हैं, स्टेडियम्स की बत्तियां भी बंद हो गई हैं। और अब आता है असल सवाल दैट एक्चुअली मैटर्स। वाज द फीफा 2026 वर्ल्ड कप वर्थ इट? हर वक्त हुकूमतें जो हैं वो वादा करती हैं, दावा करती हैं कि जो वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप, अगर वो उसको होस्ट कर पाए तो उससे उनका पूरा मुल्क, उनकी मईशत, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जॉब्स क्रिएट होंगी, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा और एक ऐसी लेगेसी बिल्ड हो जाएगी जो कि अगली आने वाली नस्लें जो हैं उनको इससे फायदा होगा। लेकिन जो तारीख हमें बहुत ही मुख्तलिफ कहानी बताती है। कुछ ममालिक इससे अमीर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके जो स्टेडियम्स हैं वो हमेशा के लिए खाली होते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो अरबों डॉलर लगाया होता है उसका भी उनको रिटर्न नहीं मिलता। सो आफ्टर द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन अर्थ, व्हाट डू द नंबर्स एक्चुअली से? क्या 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो एक इकोनॉमिक सक्सेस था या ये सिंपली सिर्फ एक महंगी ब्रांडिंग एक्सरसाइज थी? क्योंकि अगर एक दफा आपने समझ लिया इस बात को कि क्यों मुल्क जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं टू होस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो उसके बाद आप समझ लेंगे और जान लेंगे कि जो जदीद दौर की जियोपॉलिटिक्स है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। इससे पहले कि हम जाने कि वेदर द फीफा वर्ल्ड कप वाज एक्चुअली वर्थ होस्टिंग, हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाई कंट्रीज एक्चुअली compete टू होस्ट द वर्ल्ड कप। देखें, इस तमाम चीज की शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था 1904 में पेरिस के अंदर जब फीफा बनी थी। फीफा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और उस वक्त फुटबॉल जो है ये यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। इट वाज ग्रोइंग, बट इसी कोई सिंगल गवर्निंग बॉडी नहीं थी जो इसको इंटरनेशनली कंट्रोल करती है, गवर्न करती। फीफा के पास शुरू में सिर्फ 7 मेंबर नेशंस थे और आज इसके पास 200 से ज्यादा मेंबर एसोसिएशंस हैं, मोर देन द यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ। ये बात हमें एक बड़ी अहम चीज बताती है कि फुटबॉल जो है ना खाली एक खेल या स्पोर्ट नहीं है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स। पहला जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो 1930 में खेला गया यूरुग्वे के अंदर, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। और उस दौरान इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 13 टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ना उस वक्त कोई मल्टी बिलियन डॉलर ब्रॉडकास्टिंग डील्स थी, ना कोई बिलियन डॉलर स्पॉन्सरशिप्स थी, ना कोई ग्लोबल मार्केटिंग मशीन थी फीफा। लेकिन आज जो है फीफा वर्ल्ड कप, इट इज वॉच्ड बाय बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, और ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। जो 2022 का वर्ल्ड कप था कतर का, उसने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। उसने उस वक्त एंगेज किया था और अट्रैक्ट किया था बिलियंस ऑफ पीपल को वर्ल्ड वाइड, जो कि टूर्नामेंट के साथ एंगेज थे और उसके साथ अटैच थे। और यहां तक भी एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि उस वक्त जो टूर्नामेंट का फाइनल था बिटवीन फ्रांस एंड अर्जेंटीना, उसको 1.5 बिलियन व्यूअर्स ने देखा वर्ल्ड वाइड लाइव ऑन टेलीविजन एंड ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ये वो रीच है जो कि कोई भी कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट या कोई भी कॉर्पोरेट फर्म नहीं रीच कर पाती। इस लेवल की आईबॉल्स कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो ममालिक है ना वो खाली वर्ल्ड कप राइट्स के लिए नहीं कंपीट करते हैं, वो अटेंशन गेन करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आईबॉल्स के लिए कंपीट करते हैं। क्योंकि पूरा 1 मिनट जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो दुनिया भर में सब लोगों की नजरें और उनकी टेंशन आपके मुल्क के ऊपर, आपके ऊपर होती है। और आजकल की मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर अटेंशन हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन अर्थ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ है, जब भी कोई मुल्क इस जैसे बड़े मेगा स्पोर्टिंग इवेंट के लिए बिड करता है तो वो अक्सर औकात एक ही ख्वाब को बेचते हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक एक्सपेंस नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट है टूरिज्म के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंटरनेशनल प्रेस्टीज के अंदर एंड इन द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। बट यहाँ पर एक मसला है, दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने स्टडी की है ओलंपिक गेम्स को, वर्ल्ड कप्स को, कॉमनवेल्थ गेम्स को, फीफा वर्ल्ड कप्स को, एक्सपोस को फॉर डेकेड्स, एंड सरप्राइजिंगली उन सब ने एक ही नतीजा निकाला है। वो सब ये कहते हैं कि इन इवेंट से जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एक्चुअली रियलिटी में बहुत छोटा होता है देन इट इज एडवर्टाइज्ड। मेनी प्रोजेक्शंस अज्यूम के स्टेडियम्स हर वक्त बिजी रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, टूरिज्म परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेसेस विल कीप ऑन ग्रोइंग, बट रियलिटी जो है ना वो अक्सर औकात मुख्तलिफ है। टूरिस्ट जो है ऐसे मेगा इवेंट्स के बाद चले जाते हैं, टेम्पररी जॉब्स जो क्रिएट होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है, होटल्स जो है वो फुल ऑक्यूपेंसी से नॉर्मल ऑक्यूपेंसी की तरफ आ जाते हैं, और जो टैक्स पेयर्स हैं दे कंटिन्यू टू
pay the maintenance bills long after the camera disappears and long after the lights are shut down. So जब दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को, हुकूमतों को इस चीज के बारे में मालूम है, इन तमाम चीजों का पता है उनको, उसके बावजूद भी वो क्यों compete करते हैं, बिड करते हैं to host such mega events, especially the World Cup? क्योंकि जो गवर्नमेंट्स है ना, वो चीज हासिल करना चाहते हैं, उस चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं जो कि बैलेंस शीट पर अपीयर नहीं होती है। प्रेस्टीज, इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर, नेशनल ब्रांडिंग और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। जब आप कोई वर्ल्ड कप या मेगा इवेंट होस्ट करते हैं ना, तो दुनिया को बता रहे होते हैं कि हम केपेबल हैं, हम स्टेबल हैं, हम मॉडर्न हैं एंड वी आर ओपन फॉर बिजनेस। हर वर्ल्ड कप एक कहानी बताता है। समटाइम्स उसकी कहानी इकोनॉमिक होती है, समटाइम्स सियासी होती है और कभी कभी सकाफत के ऊपर होती है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज नेवर ओनली अबाउट फुटबॉल और एनी स्पोर्ट। अब यहाँ पर कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। फीफा एक्चुअली एक मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड कैसे बना? बहुत से लोग समझते हैं कि फीफा सिर्फ एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है। रियलिटी में इट इज मच मोर देन दैट। फीफा जो है इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मीडिया बिजनेसेस एवर क्रिएटेड। जरा इसके बारे में एक दफा सोचिए आप। फीफा फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर नहीं करता, फीफा फुटबॉल क्लब्स को ओन नहीं करता, इट डजंट पे सैलरीज ऑफ मेसी, एम्बापे और रोनाल्डो, इट डजंट इवन ओन मोस्ट ऑफ द स्टेडियम्स जहां पर वर्ल्ड कप मैचेस खेले जाते हैं। सो फीफा के पास पैसा आता कहां से है? इसका जवाब है बहुत ही सिंपल, अटेंशन से। फीफा के पास एक बड़ा ही अहम हथियार है, वो है दैट दे ओन द राइट्स टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, दैट इज द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। और जब आप अटेंशन ओन करते हैं तो आप एंडलेस वेज में मोनेटाइज कर सकते हैं। पहले आपके पास आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। टेलीविजन नेटवर्क्स दुनिया भर में कंपीट करते हैं जस्ट टू परचेज एक्सक्लूसिव राइट्स टू शो वर्ल्ड कप मैचेस। ब्रॉडकास्टर्स को पता है कि बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड विल ट्यून इन। एडवर्टाइजर्स को भी इस चीज के बारे में मालूम है। इसका मतलब यह कि टेलीविजन कंपनीज आर विलिंग टू पे एनॉर्मस सम्स सिंपली फॉर द प्रेस्टीज ऑफ एयरिंग द टूर्नामेंट। दूसरी चीज जो फीफा करता है वो है कमर्शियल पार्टनरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, फ्रॉम एयरलाइंस टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू बैंक्स टू टेक्नोलॉजी फर्म्स टू बेवरेज कंपनीज एंड स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड्स, ये सब पे करते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिकम फीफा पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड कप की उनको एनॉर्मस ऑडियंस मिलती है वो उनको रेगुलर रूटीन में नहीं मिलती, और ना ही वो एडवर्टाइजमेंट बजट्स लगाने के बावजूद भी इतनी बड़ी ऑडियंस को नहीं टैप कर सकते। तीसरी चीज है लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। ऑफिशियल फुटबॉल्स, जर्सीज, वीडियो गेम्स, कलेक्टिबल्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स, हर चीज के ऊपर जिसके ऊपर फीफा का लोगो लगता है या वर्ल्ड कप का साइन आता है, इट सिंबलाइजेस अ कमर्शियल वैल्यू। और फाइनली फीफा के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ असासा है जिसको हम कहते हैं डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, मोबाइल कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, फैन एंगेजमेंट और एवरी हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड मैचेस। ये तमाम चीजें फीफा ओन करती है और ये सब चीजें एक ऑल टुगेदर एक न्यू रेवेन्यू जनरेशन मशीन है। फीफा की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा ने तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स कमाए ड्यूरिंग द 2019 एंड 2022 वर्ल्ड कप साइकिल, और इसमें जो मेजॉरिटी चंक था ये आया था मीडिया राइट से, स्पॉन्सरशिप से, लाइसेंसिंग से एंड हॉस्पिटैलिटी से, नॉट फ्रॉम डायरेक्ट टिकट सेल्स अलोन। एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, जो 2023 से 2026 का वर्ल्ड कप साइकिल है, इस दौरान फीफा कमाएगा तकरीबन 15 अरब डॉलर। ये एक रिमार्केबल फिगर है क्योंकि फीफा सिर्फ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करता, ये एक ग्लोबल मीडिया प्रोडक्ट बनाते हैं जो बिलियंस ऑफ पीपल वॉलंटरली कंज्यूम करते हैं वर्ल्ड वाइड। अब हम आगाज करेंगे तारीख का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप, कतर 2022। इसके जो फिगर्स और नंबर्स हैं वो सबको मालूम है। 220 अरब डॉलर का ये वर्ल्ड कप था। दिस साउंड्स अनबिलीवेबल। व्हाई? क्योंकि अगर आप एक्चुअल मैथ या फाइनेंस को समझें, सो इस पूरी अमाउंट में से सिर्फ 6 से 10 अरब डॉलर जो थे वो खर्च हुए थे स्टेडियम्स बिल्ड करने पर, और जो रिमेनिंग 200 अरब डॉलर थे वो खाली फुटबॉल के बारे में नहीं थे। उन्होंने फंड किए थे पूरे न्यू मेट्रो सिस्टम्स को, हाईवेज को एक्सपेंड किया कतर के अंदर, एयरपोर्ट्स एक्सपेंड हुए थे, नई पोर्ट्स बने थे, होटल्स बने थे, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स और नेटवर्क्स बिछाए गए, मॉडर्नाइज कर दिए गए, यहाँ तक कि उन्होंने एक एंटायरली न्यू शहर बनाया लुसेल, जो कि पहले से बन रहा था लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से उस पर काम और ज्यादा तेज हो गया। सो यहाँ पर सवाल तब्दील हो जाता है, क्या कतर ने वाकई जो 220 अरब डॉलर वो बताते हैं वो सिर्फ फुटबॉल पर लगाए? नॉट रियली। कतर ने 220 अरब डॉलर जो लगाए थे उन्होंने इससे एक्सेलरेट किया, तेज किया अपनी नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर वर्ल्ड कप ना होता तो इस चीज को कई डेकेड्स लग जाते। वर्ल्ड कप सिंपली बिकेम द डेडलाइन फॉर सच प्रोजेक्ट्स। जरा सोचिए, हर मिनिस्टर और हर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अपने एम्प्लॉइज को और मुल्क में सबको ये पैगाम दे रही है, आपके पास कुछ ही साल हैं, पूरी दुनिया हमारे पास आएगी,
तो मेक श्योर करें आपकी तैयारियां मुकम्मल हो एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। सो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनको 20 से 25 साल लगने थे, वर्ल्ड कप बिकेम अ जायंट नेशनल डेडलाइन फॉर कतर। अब हम कंपेयर करते हैं जो रीसेंट वर्ल्ड कप हुए हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। देखिए अनलाइक कतर, इन ममालिक को नए शहर नहीं बनाने पड़े, इनके पास ऑलरेडी बड़े एयरपोर्ट्स थे, हाईवेज थे, होटल्स थे, मॉडर्न स्टेडियम्स थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी। ज्यादातर जो फुटबॉल मैचेस थे वो खेले गए थे NFL और MLS स्टेडियम्स के अंदर। NFL जो है वो अमेरिकन फुटबॉल को कहते हैं और MLS जो है वो सॉकर को कहते हैं। अमेरिका के अंदर जो फुटबॉल है ना उसको वो कहते हैं अमेरिकन फुटबॉल, और जो आम फुटबॉल जो हम सब जिसको फुटबॉल कहते हैं उसको वो सॉकर कहते हैं। इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेजेस की वजह से जो कॉस्ट थी दे वर ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, और इसकी वजह से जो सारी तवज्जो और पैसा है वो सिक्योरिटी पर लगाया गया, ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड किया गया, एयरपोर्ट्स को इंप्रूव किया गया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू पोस्ट इकोनॉमिक असेसमेंट्स, ये जो टूर्नामेंट था इसने अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन जनरेट किए इन ग्लोबल GDP एक्टिविटी। होस्ट सिटीज जो थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया बिलियंस इन विजिटर स्पेंडिंग, रेस्टोरेंट्स फुल हो गए थे, होटल्स ने मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रीच कर ली थी, एयरलाइंस ने नए रूट्स ऐड किए, रिटेल सेल बढ़ गई थी। कागज पर ऐसा लगता है कि दिस वाज अ ह्यूज इकोनॉमिक सक्सेस, बट इकोनॉमिस्ट हमेशा एक दूसरा सवाल भी पूछते हैं, अगर ये इकोनॉमिक सक्सेस है तो इसको हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ने बिलियन स्पेंड किया ऑन सिक्योरिटी, पॉलिसिंग, ट्रांसपोर्ट, टेम्परेरी फैसिलिटीज, टैक्स इंसेंटिव्स, सो इसका नेट बेनिफिट क्या था? क्या यही पैसा किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और कैपेसिटी में यूज किया जा सकता था जिसका पब्लिक को ज्यादा फायदा होता? और ये वो सवाल है जो कि सियासतदान कभी भी एडवर्टाइज नहीं करते। अब यहां पर आपको एक और चीज को समझना है, जब इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं ना इस जैसे मेगा इवेंट्स को, तो वो इसके जो इम्पैक्ट है उनको 3 कैटेगरीज में वो डालते हैं। पहली जो कैटेगरी उसको वो कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट्स। इसमें आता है जो पैसा टूरिस्ट स्पेंड करते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड टिकट्स। फिर दूसरी चीज आती है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में आते हैं लोकल बिजनेसेस जो सप्लायर से खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो वर्कर्स हायर करते हैं, रिटेल डिमांड जो इंक्रीज होती है, और तीसरी कैटेगरी जो होती है जो सबसे अहम है वो है इंड्यूस्ड इफेक्ट्स की। इसमें वो शामिल करते हैं वर्कर्स जो कि वेज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा वो स्पेंड करते हैं थ्रू आउट द इकोनॉमी। ये एक ऐसी चीज क्रिएट करता है जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। बट यहाँ पर एक कैच है, मल्टीप्लायर जो होता है ना वो ऑफन एग्जैजरेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर डॉलर जो आप कमाते हैं वो मुल्क के अंदर नहीं रहता। इंटरनेशनल होटल चेन्स और फ्रेंचाइजीज जो है वो प्रॉफिट्स ओवरसीज ले जाते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है वो पैसा बाहर भिजवा देते हैं, इंपोर्टेड मटेरियल जो इवेंट के दौरान आता है आफ्टर द इवेंट वो वापस चला जाता है, और इन तमाम चीजों को इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमिक लीकेज। इसका मतलब ये कि हेडलाइंस में चीज ज्यादा बड़ी और फायदेमंद नजर आती है, लेकिन इन रियलिटी द स्टोरी इज एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट। एंड देन कम्स द बिगेस्ट डेंजर ऑफ ऑल, द लेगेसी। अब इसके बाद एक और चीज जो आपने समझी वो ये कि जब इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाते हैं मुल्क, स्पेशली फॉर द वर्ल्ड कप या सच मेगा इवेंट्स, इवेंट के बाद उनका क्या हाल होता है? दुनिया भर में जहां पर मेगा इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं, इवेंट के बाद अक्सर औकात स्टेडियम्स खाली पड़े रहते हैं, कई साल कई महीने वो खाली पड़े रहते हैं, कोई इवेंट ही नहीं होता वहां पे। और कई स्टेडियम्स की जो खाली कॉस्ट है ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। इस वजह से इसका जो इकोनॉमिक रिटर्न है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि आप $multi-million बिलियन डॉलर स्टेडियम्स बना दें, उसके बाद उससे आपको रिटर्न ही नहीं आ रहा, इवेंट के बाद क्या करें उसका? देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ तब पैसा क्रिएट करेगा अगर लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इट सिंपली बिकम्स अ लायबिलिटी विद मेंटेनेंस कॉस्ट्स। मुल्क जो है ना वो वर्ल्ड कप होस्ट करने से अमीर नहीं होते हैं, वो अमीर बनते हैं उस प्लानिंग की वजह से वो डेकेड से कर रहे होते हैं, वो अमीर बनते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो डेकेड से बना रहे होते हैं। खाली वर्ल्ड कप होस्ट करने से कोई भी मुल्क जो है ना वो फौरन रातों रात अमीर नहीं हो जाता। अब इन तमाम बातों को जो सबसे बड़ा प्रूफ और एविडेंस है वो है 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। ये जो वर्ल्ड कप है ना इट विल मार्क 100 years since the very first FIFA Football World Cup was played in Uruguay in 1930, और FIFA ने इस 2030 के वर्ल्ड कप को ना बड़े स्ट्रेटेजिकली एंड केयरफुली डिजाइन किया और प्लान किया है। ये टूर्नामेंट प्राइमरीली होस्ट करेगा स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को, और ये पहला वर्ल्ड कप होगा जो कि साइमल्टेनियसली यूरोप और अफ्रीका में खेला जाएगा। और इसके साथ साथ जो ओपनिंग मैचेस होंगे ना दे विल टेक प्लेस इन यूरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे to commemorate the 100 years of the inaugural tournament. So ये समझें आपके 6 ममालिक, 3 कॉन्टिनेंट्स और 1 वर्ल्ड कप। सरफेस के ऊपर तो ये लग रहा है कि हम एक तहरीक को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन बीनीथ द सरफेस ये एक जियोपॉलिटिक्स का लेसन भी है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो है ना ये खाली एक अब खेल या टूर्नामेंट नहीं रहा, ये एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बन गया है, एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज बन गई है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेटर बन गया है, एक टूरिज्म कैंपेन बन गई है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म बन गया है, और इंक्रीजिंगली ये एक टूल बन रहा है उन कंट्रीज के लिए जो कि चाहती हैं कि जो उनका इमेज है वो दुनिया में रीशेप हो जाए और चेंज हो जाए। इसलिए जो ममालिक है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं, वो खाली उन 90 मिनट के लिए नहीं पैसा लगाते जिसमें मैच खेला जाता है, बट इन मैचेस के बाद जो आने वाले महीने हैं,
साल हैं, डेकेड्स हैं, वो उनका पूरा नैरेटिव बिल्ड करती हैं और उनके मुल्क और उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाती है। सो क्या ये जो 2026 का वर्ल्ड कप था, वॉज इट वर्थ इट? अगर आपका गोल है खाली फुटबॉल तो इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट, लेकिन अगर आपका गोल है पैसा बनाना, सो इसका जो आंसर है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और 2030 को जो अगला आने वाला वर्ल्ड कप है वो भी फीफा की स्ट्रेटेजी के बारे में हमें काफी कुछ बताता है। फॉर डेकेड्स वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाय जस्ट वन कंट्री, ओकेजनली 2 ममालिक होस्ट करते थे इसको, लेकिन अब आप ट्रेंड देखें 2026 में 3 कंट्रीज ने होस्ट किया, 2030 में 6 ममालिक एंड 3 कॉन्टिनेंट्स विल होस्ट द वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल है ना, इट इज बिकमिंग मोर ग्लोबल एंड सो आर द कॉस्ट। मॉडर्न जो वर्ल्ड कप है ना, इट रिक्वायर्स डजन्स ऑफ स्टेडियम्स, मैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, मिलियंस ऑफ विजिटर्स, एडवांस सिक्योरिटी एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ अरबों डॉलर चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सो जब मल्टीपल कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स इसको होस्ट करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कम हो जाता है, एंड इट ऑल्सो स्प्रेड्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एंड दिस अलाउज फीफा टू इंक्लूड मोर गवर्नमेंट्स, मोर मार्केट्स एंड मोर ऑडियंसेस। आसान अल्फाजों में इवन फीफा is adapting to the changing world। जब पहला वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में यूरुग्वे के अंदर, सो उस वक्त सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि दुनिया को बताना था कि उस वक्त दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल टीम कौन सी है। लेकिन आज 100 साल बाद द फीफा वर्ल्ड कप हैज बिकम समथिंग मच बिगर। ये अब एक कंपटीशन बन गया बिटवीन नेशंस फॉर इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट, रेप्यूटेशन एंड फॉर अटेंशन। क्योंकि जदीद दौर के अंदर सिर्फ वो ममालिक नहीं जीतते जो सबसे ज्यादा गोल करते हैं, समटाइम्स दोज कंट्रीज विन दैट थिंक फार फार एंड फार अहेड। दुनिया जो है इट मेक्स मोर सेंस व्हेन यू सी बियॉन्ड द सरफेस। अगर इस वीडियो ने आपको एक क्लियर पिक्चर दी है कि जो फुटबॉल है ना वो खाली एक खेल नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल है जो ममालिक यूज करते हैं और इसलिए आपस में compete करते हैं फीफा वर्ल्ड कप और मेगा इवेंट्स को होस्ट करने के लिए।